जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री का जो पहला अध्याय हमने स्टार्ट किए थे हमारे आसपास के पदार्थ, उसका 2 वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। 2 क्लास ऑलरेडी हो चुका है। यह आपका तीसरा क्लास होने वाला है, यानी कि केमिस्ट्री में हमने जो पहला स्टार्ट किए थे उसका यह तीसरा पार्ट होने वाला है। इसमें जो है सो आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये जो हमारे आसपास के जो पदार्थ है इसको हम कंप्लीट करेंगे। और जो भी स्टूडेंट बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, क्योंकि यह वीडियो जो है सो मुख्य रूप से बिहार दरोगा, बिहार एसआई के लिए ही बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ जो आप बीएसएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए भी यह क्लास जो है सो सफिशिएंट होने वाला है। पीपीटी के माध्यम से आपको सारी चीज़ों की जानकारी दिया जाता है। साथ ही साथ आपको जो है सो यह पीडीएफ भी प्रोवाइड किया गया हमारे टेलीग्राम पे। अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, जो कि आपको जो है सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ मिलेगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हमने सारी चीज़ें बता दिए थे और यहाँ तक जो है सो क्लास में हमने डिस्कस कर लिए थे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, जैसे कि आप देखिएगा इसी में। तो इसमें हम जो है सो डिस्कशन ये आपको कर चुके थे ऑलरेडी ही। पदार्थ होती है भौतिक अवस्था के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पे। भौतिक अवस्था के आधार पे 5 भाग है और रासायनिक आधार पे जो है सो 3 भाग होती है। तमाम प्रकार की चीज़ों को हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में जो है सो क्लियर कर चुके हैं। धातु, अधातु, उपधातु के बारे में बता दिए हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक के बारे में बता दिए, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण के बारे में ऑलरेडी हम जिक्र किए हुए हैं। आज की क्लास को हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। यहाँ से देखिएगा, जैसे कि हमने बताया था कि पदार्थ की 5 अवस्था ठोस, द्रव, गैस जो था, और प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो था, उसके बारे में ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। तो यहाँ से हम क्लास को प्रारंभ करते हैं धातु से। यहाँ से समझिएगा कि यह जो है सो धातु की कितने प्रकार की होती है, सॉरी धातु नहीं, एक सेकेंड, यह जो है सो तत्व कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताना है कि तत्व जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार में कौन कौन? धातु था, अधातु था और उपधातु था। ये सभी तत्व कहलाते हैं। अब धातु में जैसे कि हमने बताए थे, जिसके अंत में यम लग जाए उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो धातु कहते हैं। ये मेरा शॉर्ट तरीका है, ट्रिक के माध्यम से। जैसे सोडियम लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं? सोडियम। तो सोडियम में अंत में देखिएगा तो इसमें क्या लग चुका है? यम लग चुका है। तो आपको समझ जाना है कि यह क्या हो जाएगा? तो धातु हो जाएगा। इसका संकेत में Na होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में भी रखना है कि सोडियम का संकेत क्या होता है? तो Na होती है। फिर अधातु आ गया। तो अधातु के बारे में हमने आपको बताए थे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। जिस शब्द के अंत में आप देखेंगे कि इन लग जाए या फिर जन लग जाए, इन लग जाए या फिर जन लग जाए, वो क्या हो जाएगा? तो अधातु हो जाती है। जैसे कि हम इसमें कह सकते हैं क्लोरीन। क्या कह सकते हैं? क्लोरीन, जिसका फॉर्मूला Cl होता है। तो क्लोरीन जो होती है, क्लोरीन, इसके अंत में देखेंगे तो आप जो है सो इन पाएंगे। क्लोरीन, इन मिल जाता है ना इसके अंत में, तो ये क्या हो जाएगा? तो आपको बोलना है कि यह जो है सो अधातु हो जाएगा। हालांकि इसका और भी सारे गुण हैं जो कि आपको समझना है इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद उपधातु होती है। तो यहाँ पर देखिएगा कुल तत्वों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि कुल तत्वों की संख्या अब तक कितना कुल तत्व खोजा जा चुका है, तो यह जो है सो 118 अब तक जो है सो कुल तत्वों की खोज हो चुका है। इन्हीं 118 में से कुछ जो है सो आपको धातु मिलेगा, कुछ अधातु मिलेगा और कुछ उपधातु भी देखने को मिलेगा। तो ये शानदार क्वेश्चन है कि कुल तत्वों की खोज कितनी हो चुकी है? तो आपको बोलना है 118 तत्व की खोज अब तक हो चुकी है। हालांकि यह तत्व जो है सो दिन प्रतिदिन आए समय जो है सो और नए नए तत्वों की खोज होते रहता है, इसलिए इसकी संख्या में बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकता है। फिर आगे देखिए कुछ इंपोर्टेंट और भी तत्व है, जैसे कि कहते हैं कि भू प्रपट्टी, यानी पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर क्रम में तत्व पाए जाते हैं। अब कौन सी ऐसे तत्व है जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कौन से ऐसे तत्व है जो सबसे कम पाया जाता है? जैसे पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की भू प्रपट्टी पर जब देखते हैं तो ऑक्सीजन, O फॉर ऑक्सीजन, इसकी जो प्रतिशत मात्रा है वो 46.8 है। 46.8, ये इतना परसेंट क्या है? तो ऑक्सीजन है। इतना परसेंट में क्या है? तो ऑक्सीजन है। तो इसलिए भू प्रपट्टी पर जो सबसे ज़्यादा तत्व पाया जाता है वो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। समझ गए ना? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है सो डाइवर्ट करने के प्रयास किया जा सकता है आपके। यह जो आंकड़ा है यह जो है सो भू प्रपट्टी पर दिया गया है। कहाँ दिया गया है? तो भू प्रपट्टी पर। परंतु यही मात्रा आपको शरीर के अंदर, मानव का जो शरीर होता है, हम लोगों का जो शरीर है, उसके अंदर भी पूछा जा सकता है कि मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है ना, आयरन की मात्रा कितनी है। तो ये सब पूछा जा सकता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यही फैक्ट है।
उसके बाद साथ ही साथ देखिएगा तो आपको जो है सो SI फॉर सिलिकॉन होता है, तो यहाँ पर 27.7% हो गया, एल्युमिनियम हो गया, फेरस हो गया, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। सभी का प्रतिशत मात्रा को भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे ज़्यादा जो तत्व पाया जाता है वो भूप्रपट्टी पे कौन है, तो ऑक्सीजन है। उसके बाद सिलिकॉन हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम हो जाएगा, फेरस हो जाएगा। फेरस जो लोहा आप लोग देखते हैं अक्सर, अधिकांश हम लोगों की नज़रों के सामने लोहा ही गुजरता है, और बाकी एल्युमिनियम तो शायद ही संजोग कोई देखते होंगे। बाकी ये भी है अवेलेबल, बहुत सारा है बर्तन। जो खाना बनाने वाला बर्तन होता है वो मैक्सिमम बर्तन किसका बना होता है, तो एल्युमिनियम का ही बना हुआ होता है। तो खाना बनाने वाला बर्तन जिसमें हम लोग खाते हैं वो जो है सो एल्युमिनियम का ही होता है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, सिलिकॉन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फिर कैल्शियम हो गया। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, तो ऑक्सीजन, और सबसे कम जो है सो कौन सा है, तो मैग्नीशियम। इस प्रकार से आंकड़ा आपको ध्यान में रखना है। चलिए कुछ आगे और फैक्ट हम अगर देखते हैं इसी में, फैक्ट, एक सेकेंड, इससे पहले और एक छूट गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 शब्द दिया गया, एक है द्रव्य और एक है पदार्थ। जैसे कि द्रव्य अगर कह रहा है, द्रव अधबो या द्रव्य, ये कभी भी जो है सो इक्वल द्रव्य के नहीं हो सकता है। इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है। द्रव्य कभी भी द्रव्य के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब पदार्थ के जो है सो मुख्य रूप से 3 अवस्था जो आपने भौतिक आधार पर जो देखे थे, ठोस, द्रव और गैस। तो इस द्रव्य का मतलब पदार्थ हुआ, तो इसमें तो तीनों आ जाएगा, ठोस भी आ जाएगा, ठीक है ना, द्रव भी आ जाएगा और गैस भी आ जाएगा। तो तीनों आ जाएगा। जबकि इस द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड। क्या होता है? लिक्विड होता है। तो लिक्विड फॉर मतलब तरल जो भी पदार्थ होगा वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड किया जाएगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना। इस पदार्थ का मतलब ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन, ये सभी हो जाता है, जिसको हम पदार्थ कहें या फिर द्रव्य कहें। द्रव स्पेलिंग पे ध्यान रखना है जरूर। और ये कभी भी द्रव के बराबर नहीं होता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए। आगे की ओर बढ़ते हुए हम अगर इसका ट्रिक एक देख लेते हैं। जैसे कि हमने भूप्रपट्टी पर जो देखे थे, उसका एक होता है ओसीएल होता है इसका ट्रिक। ओसीएल मतलब ओ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम, एफ से फेरस। चारों को आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि मानव शरीर में पाए जाने वाले धातु। यहाँ पे धातु की बातें कर रहा है, ना कि तत्व की बारे में कर रहा है। तत्व कहता है तो सभी आ जाता है, धातु, अधातु, उपधातु सभी। लेकिन अगर इसने कह दिया धातु, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेटल ही आएगा। मेटल के अलावा इसमें जो है सो नॉन मेटल नहीं आएगा। जैसे ऑक्सीजन, सॉरी ये धातु नहीं कहना चाहिए, इसको जो है सो तत्व भी कहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जन लग गया तो ये क्या हो गया? जन फॉर हमने बताया जिसमें इन और जन लग जाए वही क्या हो जाएगा? तो इसका अधातु हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है सो क्या है? ये तो अधातु है, परंतु यहाँ पर कह रहा है कि धातु। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसको सुधार लेंगे आप लोग। तो सबसे ज़्यादा मानव शरीर में क्या पाया जाता है? तो ऑक्सीजन ही पाया जाता है। देखिए मानव शरीर में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वह 65% होता है। जबकि हमने भूप्रपट्टी पर देखे थे, पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा जब देखे थे तो ये कितना था? तो 46.8% था। और मानव शरीर में जब इसी का आंकड़ा देख रहे हैं तो 65% जो है सो ऑक्सीजन उपस्थित है। उसके बाद देखेंगे तो आप जो है सो कार्बन देख सकते हैं, 80% है। सी फॉर कार्बन हो गया, एच फॉर हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन की भी प्रतिशत मात्रा इस शरीर में है ना। उसके बाद देख सकते हैं नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, सभी जो है सो हमारे शरीर में। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यही ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ये दो को कम से कम आपको ध्यान में रख लेना है। भूप्रपट्टी पे सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व है? तो ऑक्सीजन। और मानव शरीर में कौन सा है? तो ऑक्सीजन। इसकी प्रतिशत मात्रा कितनी है? तो 46.8%। और इसकी प्रतिशत मात्रा कितना हो जाएगा शरीर में? तो 65%। समझ गए? इन आंकड़ा को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब हम कुछ सीख लेते हैं, जैसे कि इसमें धातु क्या होती है, धातु का गुण क्या होता है। जैसे धातु के लिए कह रहा है कि धातु चालक, इसमें धारा प्रवाहित होती है। धातु जो होती है उसमें जो अगर हम करंट, बिजली की जो करंट होती है, विद्युत जो होती है, वो इस धातु वाले पदार्थ जितनी भी होगा उससे करंट प्रवाहित किया जा सकता है और जो है उससे प्रवाहित होता भी है। इसलिए ये क्या होता है? धातु का सुचालक होता है। धातु का क्या, सॉरी बिजली का क्या होता है? तो सुचालक होता है। समझ गए? और अधातु जो होती है ये क्या होता है? तो कुचालक होता है। मतलब इससे जो है सो धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है। जैसे कि आपने अगर कोई लकड़ी ले लिए तो लकड़ी क्या है? एक कुचालक है। लकड़ी क्या है? कुचालक। लेकिन लकड़ी में भी आपको ध्यान में रखना होगा कि सूखी लकड़ी होगा तब तो कुचालक हुआ, अगर कच्चा लकड़ी हो गया जिसमें पानी का अंश अगर कुछ मिल रहा है तो वो आपको जो है सो कुचालक ना होकर के फिर वो क्या हो जाएगा? तो सुचालक, क्योंकि उसमें भी धारा प्रवाहित हो जाती है।
इसलिए इसमें कहा गया है कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है, जैसे कि गैस हो गया और कार्बन हो गया, ये सभी क्या है तो अधातु है। समझ में आ गया इतनी बातें। चलिए अब इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पे आ जाते हैं और इसको देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए जो है सो हम लेकर के आए हुए हैं। इस सभी को अगर आप पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो बिहार दरोगा का जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आपके लिए ये जो है रामबाण क्लास साबित होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप बीएसएससी की तैयारी भी कर रहे हैं जो कि 10+2 लेवल का है, 10+2 लेवल का जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें भी जो है सो आपके लिए जो है सो ये क्लास सफिशिएंट होने वाला है। तो ज़रूर आप लोग इस क्लास को देखिएगा। साथ ही साथ अपने छोटे भाई बहन के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि चीज़ एक ही रहता है, जो कि हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहन जो है सो किसी अन्य प्रकार के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, या फिर जनरल कंपटीशन की ही तैयारी क्यों ना कर रहा हो, उसके लिए भी यह जो है सो इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उपधातु के बारे में बताना है कि यह क्या होता है, अर्धचालक होता है। अर्धचालक मतलब होता है कि हल्का हल्का जो करंट धारा को प्रवाहित करता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे कि मोबाइल का बैटरी, मोबाइल का चार्जर जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि जब उसको चार्ज कीजिएगा तो देखिएगा उसको निकालने के बाद पता चलता है कि उसका जब बैटरी चार्ज कर देता है ना, मोबाइल का बैटरी हो गया या चार्जर का हो गया, चार्जर से ही तो चार्ज होती है, हल्का सा जीप पर जब सटाते हैं तो छकछका के लगता है, लेकिन करंट्स में उतना दम नहीं होता है कि हमारी मृत्यु जो है सो कर सके, लेकिन हाँ झटका की जरूर छोटा सा लगता है। वैसी धारा अगर प्रवाहित हो रही है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो अर्धचालक कहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि इसमें सीमित मात्रा में धारा प्रवाहित होती है, इसे ही अर्धचालक भी कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया। दो उदाहरण को आपको ध्यान में रखना है। सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम को क्या कहते हैं, तो अर्धचालक कहते हैं। और ये दोनों के दोनों क्या है, तो उपधातु है। यही आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन जो है सो अधातु है या फिर उपधातु है या फिर अर्धचालक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम बहुत ही अच्छा जिसका उदाहरण माना जाता है। इस चीज़ों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। चलिए अगला यौगिक देखते हैं। कंपाउंड मतलब हमने बताए थे कि जब कभी दो या दो से अधिक तत्वों को एक साथ मिला दिया जाता है तो उसी से जो निर्मित नया पदार्थ बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो यौगिक कहते हैं। जैसे एक सेकेंड, देखिए आ गया। इसके लिए बताना है कि यह दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। इसकी निश्चित सूत्र भी होता है। निश्चित क्या होता है, तो सूत्र भी होता है। यौगिक जो होता है वो दो या दो से अधिक तत्वों को जब एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं ना, तब जा करके क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे कि H2O में हम अगर देखते हैं तो इसमें दो तत्व है। एक तत्व है हाइड्रोजन और दूसरा तत्व है ऑक्सीजन। तो दो तत्व जब आपस में एक निश्चित अनुपात के साथ जब मिल जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब आपस में सहयोग करा दिया जाता है, अभिक्रिया कराया जाता है, तो यही जो है सो जल का निर्माण करता है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जल में दो तत्व है, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब इसको संतुलित किया जाता है तो यहाँ पर 2 लगा दिया जाता है और यहाँ पर 2 लगा करके हाइड्रोजन की संख्या 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन 2, इधर से ऑक्सीजन भी 2 पुर जाता है। तो इस प्रकार से हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक साथ अभिक्रिया करा दिया जाता है तो इससे जो नया पदार्थ बनता है उसी को यौगिक कहा जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है कि यह जैसे एक निश्चित अनुपात में जुड़ता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कार्बनिक यौगिक। अब यौगिक जो है सो यौगिक का भी अलग अलग प्रकार है। जैसे 2 प्रकार यौगिक का है, कार्बनिक यौगिक और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। इसको इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं और इसको जो है सो इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। इंग्लिश नाम भी फेमस रहता है, इसलिए इंग्लिश नाम भी आपको याद में रखना चाहिए। चलिए आगे देखिए, कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक का मतलब समझ लेना है, जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। यानी कि वह यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और वह जो है सो यौगिक, वह कंपाउंड जिसमें कार्बन नहीं हो, कार्बन अनुपस्थित हो, उसी को हम क्या कहेंगे, तो अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। जैसे इसमें कहता है कि इसमें कार्बन अनिवार्य रूप से होता है। जैसे कि CH4 अगर हमने मीथेन कह रहे हैं तो मीथेन में क्या है कि कार्बन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक। जैसे कि CO2 कह दिए, कार्बन डाइऑक्साइड कह दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या आ रहा है, कार्बन आ रहा है। तो इसमें आप देखिएगा तो कार्बन मौजूद है। कार्बन मौजूद होने के कारण जो है CH4 मीथेन को हम लोग क्या कहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन मौजूद है तो इसको भी हम क्या कहेंगे, तो कार्बनिक यौगिक कहेंगे। तो दोनों अपने समझ लिए। उसके बाद अकार्बनिक यौगिक में क्या होता है कि इसमें कार्बन की मात्रा यानी कार्बन नहीं मौजूद होती है, अनुपस्थित होती है, उपस्थित नहीं होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो अकार्बनिक कहते हैं कंपाउंड।
जैसे कि इसका फॉर्मूला अगर हम देखेंगे, जैसे H2O अगर हमने लिख लिया, जल की सूत्र H2O। H2O में देखते हैं कहीं भी कार्बन की मात्रा है, कार्बन आया है, नहीं आया, नहीं आया है तो ये क्या हो जाएगा, अकार्बनिक हो जाएगा। फिर जैसे कि आप देख सकते हैं Fe2O3 जो है, इसमें भी कार्बन की मात्रा नहीं है, कार्बन कहीं भी परसेंट नहीं है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, तो अकार्बनिक ही कहेंगे। समझ गए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हम लोग मिश्रण को देख लेते हैं थोड़ा सा। मिश्रण के बारे में समझिए। मिश्रण क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने पर मिश्रण कहलाता है। यानी कि इसमें कहता है किसी भी अनुपात में, जबकि हमने देखे थे इससे पहले का जो है सो अपने इससे पहले देखे थे ना अभी जस्ट यौगिक के बारे में। यौगिक में क्या था, एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि मिश्रण को जो है सो किसी भी अनुपात में हम मिला सकते हैं, नो डाउट। तो इसको हम मिश्रण कहता है। मिश्रण जो होती है वो दो प्रकार का होता है, एक विषमांग मिश्रण होता है और दूसरा समांग मिश्रण होता है। ठीक है, एक होता है विषमांग और दूसरा होता है समांग। विषमांग और समांग के बारे में छोटा सा कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी दिए हुए हैं। फिलहाल हम इसको जो है सो फिर से PDF के माध्यम से देख रहे हैं, तो PDF के माध्यम से एक सेकेंड, इसके बाद तो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, उसका दूसरा जो है सो चैप्टर स्टार्ट हो जाती है। तो कैसा लगा क्लास आप हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा हम इसको जो है सो आपको बताने की कोशिश करेंगे अपने शब्दों में कि समांग और विषमांग मिश्रण क्या होता है। समांग मिश्रण वो होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक दूसरे के साथ अच्छे से मिला दिया जाता है ना, जिसके घोल को देख करके ये नहीं बताया जा सकता है कि दो पदार्थों का कण अलग अलग इसमें दिख रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, समांग मिश्रण कहेंगे। जैसे मान लेते हैं दूध है, जैसे क्या है दूध। अब दूध में अगर हम पानी को मिला दिए, दूध में हमने क्या कर दिया, पानी को मिला दिए, तो दूध और पानी को मिला देने के बाद एक नया पदार्थ बन जाता है जो कि दूध कलर का ही दिखता है, लेकिन उसमें से पानी को हम ये नहीं कह सकते कि इसमें पानी मिला हुआ है। हाँ, एक जानने का तरीका दूसरा है कि बूंद निकालो और ज़मीन पर गिराओ, ज़मीन पर गिराने के बाद पता चलता है कि यह बूंद जो है सो पिघल जाकर चारों तरफ छिड़िया जाता है, तो हम कहते हैं इसमें पानी मिला हुआ है। यह एक जो है सो जानने का एक साधारण सा तरीका है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो गाय पालते हैं, जो दूध दोहते हैं, जो दूध खाते हैं बराबर, उसको ये पता चल जाता है। तो इतना डीपली नहीं जाना है, हमें ये समझ लेना है कि इस दोनों का अगर हम देख करके ना बता सके कि इसमें पानी है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। और विषमांगी मिश्रण वो मिश्रण होती है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को कण एक दूसरे के साथ मिलाने के बावजूद भी दोनों का कण एक दूसरे के साथ सही से ना मिल पाता है, तो उसी को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब विषमांगी मिश्रण में जैसे कि मान लेते हैं एक हमने ले लिए, दूध ले लिए, और दूसरा जैसे इसी में हमने दूसरा कोई पदार्थ अगर हम मिला देते हैं, इसमें मान लेते हैं कंकड़ पत्थर कुछ भी मिला दिए, तो वो कभी भी इसमें घुलेगा नहीं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, दोनों का कण अलग अलग होगा, अलग अलग रहेगा, तो इसी को विषमांग मिश्रण कहेंगे। तो समझ में आ गया। इस टॉपिक को, इस चैप्टर को जो हमने पहला अध्याय स्टार्ट किए थे हमारे आसपास पदार्थ, उसको हमने आज जो है सो पूर्ण रूपेण कंप्लीट कर लिया है। हमने क्या कर लिए हैं, आसपास के पदार्थ को कंप्लीट कर लिए हैं। तो कंप्लीट कर लिए हैं तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट करके अपना राय विचार दीजिएगा कि इस प्रकार का क्लास आपको कैसा लगता है। अगर आप इसी प्रकार का और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यह आपको बिहार दरोगा, हम बार बार कहते हैं बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है सो नज़दीक आ चुका है, तो बिहार दरोगा के लिए सफिशिएंट क्लास रहेगा। साथ ही साथ आप BSSC की जो तैयारी करने वाले हैं उसके लिए भी सफिशिएंट रहेगा। और जनरल कंपटीशन में जिसमें भी जो है सो केमिस्ट्री पूछा जाता है, उन सभी में यह जो है सो क्लास केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है सो लाभदायक होने वाला है। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। यदि आप लोगों में से कोई से भी स्टूडेंट अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप टाइम टू टाइम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।